डिकोड पॉलिटिक्स बाय शिवम सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इंडियन फॉरेन पॉलिसी से संबंधित 10 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ये जो 10 क्वेश्चंस हैं, ये 10 थीम पर आधारित हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में रिपीट होती रहती हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है नॉन अलाइन मूवमेंट से संबंधित, जिसमें हमसे समिट के बारे में पूछा गया है और उनके ईयर पूछे गए, कब कब ये समिट होती है। तो फर्स्ट नाम समिट आपकी 1961 में होती है, इसको हम जानते हैं। सिक्स्थ नाम समिट आपकी हवाना में जो होती है, या आपकी 1979 में होती है। फिर नाइन्थ नाम समिट आपकी बेलग्रेड में होती है, आप इससे, या आपकी 1989 में होती है। और 17th नाम समिट आपकी मरग्रेटा आइलैंड्स पर होती है, जो कहां पर है, जो कब हुई थी, आपकी 2016 में हुई थी। अब बात कर लेते हैं नॉन अलाइनमेंट के बारे में। तो 1961 में जब आपकी बेलग्रेड में समिट हुई थी, तो इस समय इसकी फॉर्मेशन हुई थी, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1961 में। लेकिन 1961 से पहले 1955 में बंडंग कॉन्फ्रेंस होती है, जिसको हम एफ्रो एशियन यूनिटी कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जानते हैं, जहां पर एशियन और अफ्रीकन देश साथ आते हैं। किस लिए? कोल्ड वॉर से बचने के लिए। मुख्य अगर उद्देश्य की, अगर हम यहाँ पर बात करें कि उद्देश्य क्या था भैया इसके बनने का, तो हम जानते हैं उस समय कोल्ड वॉर चल रही थी। यूएसए और यूएसआर, दो ध्रुव वहां पर बने हुए थे। तो इन दोनों की पॉलिटिक्स से बचने के लिए जो नए आजाद देश थे, वो चाहते थे कि इन दोनों से हम दूर रहें और स्वतंत्र रूप से अपनी विदेश नीति चलाएं, अपने देश को चलाएं। तो उन्होंने तीसरा रास्ता निकाला नॉन अलाइन मूवमेंट के तहत। तो 1955 में बंडंग कॉन्फ्रेंस होती है और 1961 में आपका नाम बन जाता है। बात करें जो महत्वपूर्ण इसमें लीडर्स रहे हैं शुरुआत में, तो इंडिया से जवाहरलाल नेहरू रहे हैं, टीटो रहे हैं यूगोस्लाविया से, इजिप्ट से निसार रहे हैं, सुकर्णो रहे हैं इंडोनेशिया से, और कुरमा रहे हैं घाना से। राइट। आज के समय बात करें तो आज के समय काफी ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। 1991 के बाद जब कोल्ड वॉर खत्म हो गई थी, तो इस पर हम क्या काम करें, उस पर कुछ खास था नहीं करने को, कि ठीक है कोल्ड वॉर के दौरान इसको बनाया गया था, कोल्ड वॉर खत्म हो चुकी है तो नाम भी खत्म हो चुका है। हालांकि इसको बार बार रिवाइव करने की कोशिश की गई। जैसे आप देखते हो कि 2016 में भी इसकी कॉन्फ्रेंस चल रही है, समिट चल रही है। वो क्यों चल रही है? कि रिवाइव किया जा सके किन मुद्दों पर, क्लाइमेट चेंज पर, है ना, आपके ट्रेड रूल्स पर, प्लास्टिक पर, और अलग अलग चीजों पर हम इसको नाम को रिवाइव कर सकते हैं। तो इस प्रकार की बातें आपको देखने को यहाँ पर मिल जाती हैं। तो इसका ऑप्शन होगा आपका ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डॉक्ट्रिन से। अलग अलग प्राइम मिनिस्टर आते हैं, उनके अलग अलग सिद्धांत होते हैं विदेश नीति को लेकर। तो नेहरू जी हैं, मोदी जी हैं, इंदिरा गांधी जी हैं, और गुजराल डॉक्ट्रिन है आपकी। तो इनके समय के अनुसार उन्होंने क्या क्या काम किए, किन किन चीजों पर उन्होंने ध्यान दिया, उस आधार पर ये कुछ कीवर्ड्स हमें दिए गए हैं, कुछ फीचर्स हमें दिए गए हैं इनके सिद्धांतों के, इनके डॉक्ट्रिन के। तो देख लेते हैं। अगर हम बात करें नेहरू जी की, तो नेहरू जी के समय क्या क्या चीजें थी? तो नॉन लाइन मूवमेंट थी, ये उपनिवेशीवाद के विरुद्ध जा रहे थे, शांति की तरफ इनका इशारा था, नैतिकता की तरफ इनका इशारा था। तो इन ऑप्शंस में हमारे पास कहां पर ऐसे देखने को मिल रहा है? तो फोर्थ ऑप्शन अगर आप देखो यहाँ पर, नॉन अलाइन मूवमेंट, मोरल डिप्लोमेसी, ग्लोबल पीस प्रमोशन, और एंटी कॉलोनियल लीडरशिप। अगर हम इनकी बात करें तो 47 से लेकर 63 64 तक इनका कार्यकाल रहता है, और इस दौरान ये सारी बातें करते हैं नॉन अलाइनमेंट के ऊपर, नैतिकता के ऊपर बात करते हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए, इवन आर्मी को खत्म करने की बात ही करते हैं, चाइना की तरफ शांति कर पड़ाव करते हैं। बात करें हम मोदी जी की, तो मोदी जी की पॉलिसीज किस प्रकार से रहती हैं? कि ठीक है, कोई हम पर प्रभाव ना डाले, हम साउथ साउथ कोऑपरेशन करें। जो हमारे यूरोप के देश हैं, अमेरिकन कंट्रीज हैं, अमेरिका है, उनके ऊपर तो ठीक है हमारा साथ चलता रहेगा, लेकिन जो साउथ में कंट्रीज है, जैसे ब्राजील हो गया, आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो गया, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हो गए आपके, उन पर ज्यादा ध्यान देना। तो हाँ, साउथ साउथ कोऑपरेशन पर मोदी जी का ज्यादा ध्यान है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है, बायलेटरल रिलेशंस, चाहे वो चाइना के साथ हो, चाहे वो आपका पाकिस्तान के साथ हो, तो मोदी जी का आपका ये सेकंड हो जाएगा। बाकी बात करें हम इंदिरा गांधी जी की, तो ठीक है, नेहरू जी के जाने के बाद गुजराल, नेहरू जी के जाने के बाद आपके लाल बहादुर शास्त्री आते हैं, फिर इंदिरा गांधी का समय आता है मुख्य रूप से। और जिस समय इंदिरा गांधी आती हैं, तो आप देखते हो कि इनकी फॉरेन पॉलिसी काफी यथार्थवादी में है, रियलिस्ट फॉरेन पॉलिसी, युद्ध लड़ती हैं, ठीक है, काफी एक्टिव रहती है साउथ एशिया में। तो वही इनका साउथ एशिया को प्रमुखताएं देती है। रीजनल इंटरवेंशन, हस्तक्षेप करती है, चाहे आप देख लो 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर होता है, बांग्लादेश लिबरेशन, राष्ट्रीय सुरक्षा पर फोकस है, तभी इनका ऑपरेशन ब्लू स्टार चला था 1984 में। जो इफेक्ट मैं आपको बता रहा हूं, जो मैं लिख नहीं रहा हूं, ये भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। बात करें गुजराल डॉक्ट्रिन की, तो 1996 के समय इनका समय आता है जब ये बातें कहते हैं। तो इनका मुख्य रूप से सिद्धांत इस तरफ था कि ठीक है, हमारे जो पड़ोसी हैं, हमारे लिए कुछ कर पाए या ना कर पाए, लेकिन हम उनके लिए जरूर से करेंगे। तो क्या आपका नॉन रेसिप्रोसिटी, कि हम ये ध्यान नहीं दें कि उन्होंने हमारी कितनी मदद की, उस आधार पर हम क्या करेंगे, चाहे वो मदद करें या ना करें, लेकिन हम उनकी मदद करेंगे। तो नॉन रेसिप्रोसिटी ये लाते हैं। ट्रस्ट बिल्डिंग, अपने आसपास विश्वास,
विश्वासजनक माहौल बनाना अपने पड़ोसियों के साथ और शांति स्थापित करना। तो ठीक है, इनकी ये पॉलिसी आती है। तो मुख्य रूप से आपके पास 4 डॉक्ट्रिन्स आपको देखने को मिल जाती हैं, राइट? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सार्क संबंधित, जहां पर सार्क सेक्रेटरी जनरल के बारे में से पूछा गया है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। हालांकि फॉरेन पॉलिसी की दृष्टि से सार्क जो टॉपिक है रिलेवेंट हो चुका है, लेकिन अक्सर यूजीसी नेट में एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो यहाँ पर सेक्रेटरी जनरल्स दिए गए हैं और इनके टेन्योर पूछे गए हैं। तो अमजद हुसैन जो थे पाकिस्तान से थे, ठीक है, 2017 से 2020 तक इनका टेन्योर था। शीलकांत शर्मा आपके इंडिया से थे, नाम से पता लग रहा है, 2008 से लेकर 11 तक। फिर अहमद सलीम आपके मालदीव से थे, 2012 से लेकर 2014 तक। और निहाल रोड्रिगो कहां से थे? श्रीलंका से थे, 1999 और 2002 तक। अब क्या करना है आपको, भले ही आपको ये चीज याद ना हो कि ठीक है कौन कब से कब तक था, लेकिन आपको इनका सीक्वेंस जरूर से याद रख लेना है कि पहले कौन थे, दूसरे कौन थे, तीसरे, चौथे, पांचवे और अब तक आज के समय कौन है यहाँ पर, राइट? तो इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, बात कर लेते हैं सार्क के बारे में। तो सार्क आपका 1985 बनता है बांग्लादेश की इनिशिएटिव से। इसमें 8 मेंबर हैं, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ये सब आ जाते हैं इसमें। और इसमें कुछ एग्रीमेंट्स आपकी होती है, साफ्टा होती है, साफ्टा होती है, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन आएगा भी हमारे पास इससे संबंधित। आज के समय ठंडे बस्ते में है, कोई काम इस पर होता नहीं है। यूरी अटैक के बाद, आपको जो यूरी अटैक हुआ था 2016 में, जहां पर फिर सर्जिकल स्ट्राइक हमको करनी पड़ी थी, उसके बाद ये ठंडे बस्ते में है, क्योंकि भारत ने इसको अटेंड नहीं किया। और इसके साथ साथ जो दूसरे देश थे आपके, नेपाल, श्रीलंका, इन लोगों ने भी इसको अटेंड नहीं किया था और ये फिर निष्क्रिय हो गया था। आगे हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस दी गई हैं और जिनके ईयर्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट पूछे गए हैं। तो देख लेते हैं क्या करके। तो आसियान, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, कब आया था आपका ये? तो 1967 में आया था। यूरोपियन यूनियन, तो ये 1993 में आया था। अब काफी बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया ये कब, हम कभी कभी 1992 मान लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा 1 नवंबर 1993 में ये आया था, ठीक है। ब्रिक्स की बात कर लेते हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका बाद में ज्वाइन हुआ था इसमें। तो ये 2009 में आया था। अब इसमें भी कंफ्यूजन रहती है कि सर तो 2006 भी तो बोल देते हैं इसको। तो देखो 2006 में आपकी बात होनी शुरू हुई थी, लेकिन पहली जो मीटिंग होती है आपकी 2009 में होती है। एससीओ की बात कर लेते हैं, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो 2001 में आया था। अब इसके ऊपर भी काफी बार कंफ्यूजन रहती है जिसने ज्यादा पढ़ रखा है। 1996 में आपकी संघाई कॉर्पोरेशन काउंसिल आई थी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आपका बनता है ये 2001 में। इंडिया कब ज्वाइन करता है इसको? 2017 में। और पीछे पीछे फिर आपका पाकिस्तान भी आ जाता है। तो इसमें 1 का 2 और बी का 1, ठीक है। देन सी का 4 और डी का 3। अब क्या हमारे पास कई, क्या केवल यही महत्वपूर्ण हमारे पास संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं? तो नहीं, और भी काफी सारी हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस है 1945, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है, 1931, आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995, ब्रिक्स 2009, G20, अब तो ये G21 बन चुका है, 1999 में आया था ये एशियन क्राइसिस के बाद। सार्क आपको 1985 में बना था। आसियान, अब देखो यहाँ पर आसियान रीजनल फोरम की बात की जा रही है, जहां पर आसियान प्लस काफी सारे और कंट्रीज थे, तो 1994 में आया था। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक 2015 में, एससीओ 2001 में, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, 1944 में आया था। हमारा अगला क्वेश्चन भी सार्क संबंधित है, जहां पर हमारे पास चार्टर एग्रीमेंट्स कुछ दी गई है, उनके ईयर्स हमको बताने हैं। तो ठीक है, सार्क चार्टर, अब देखो सार्क चार्टर का मतलब है सार्क कब स्टैब्लिश आपका हुआ था, चार्टर कब आया था इसका? तो ये आया था 1985 में, जब सार्क की स्टैब्लिशमेंट हुई थी, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। देन आपका सार्क रीजनल कन्वेंशन ऑन सप्रेशन ऑफ टेररिज्म, ये कब आया था आपका? तो 1987 में आया था, ठीक है। कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, तो आपका 1991 में आया था, इस बात को ध्यान रखिएगा, 1991 में इसको लाया गया था। फिर साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया एग्रीमेंट, ये साफ्टा है आपका, 2004 में ये आया था और 2006 में ही लागू हुआ था, ध्यान रखिएगा। और जो साफ्टा है आपका प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, ये आपका 1993 में आया था। तो मुख्य रूप से दो काफी जरूरी हैं आपके लिए, इनको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वॉर एंडिंग ट्रीटीज के संबंध में है, जहां पर अलग अलग युद्ध हमारे साथ हुए हैं, तो बाद में शांति समझौते किस प्रकार से थे। तो ताशकंद है, शिमला है, कराची एग्रीमेंट है, इंडस वाटर ट्रीटी है। तो ताशकंद समझौता जो कि आपका 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद हुआ था,
10 जनवरी 1966 में, जिसके एक दिन बाद लाल बहादुर शास्त्री की बॉडी प्राप्त हुई थी, वो मृत प्राप्त हुए थे। शिमला एग्रीमेंट 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुई थी। तो उसके अगले साल दिसंबर में 1971 दिसंबर में वॉर हुई, और फिर अगले साल 2 जुलाई को 1972 में आपकी शिमला समझौता होता है आपका, और 91,000 या फिर 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स को इंडिया ने वापस किया था। ठीक है, कराची एग्रीमेंट आपकी होती है जहां पर इंडिया पाकिस्तान के बीच में ये है, वापस से सीज फायर होती है, मतलब जो फायरिंग हो रही थी उसको रोका जाता है। तो 1949 की बात है। इंडस वाटर ट्रीटी तो 1960 की बात है। ध्यान रखिएगा, इंडस वाटर ट्रीटी में झेलम, चेनाब और यहाँ पर रवि, ब्यास, सतलुज यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, इंडस, झेलम, चेनाब यहाँ पर पाकिस्तान, और रवि, ब्यास, सतलुज इंडिया के पास। वर्ल्ड बैंक की मीडिएशन से हुई थी, और आज के समय 2025 में निरस्त हो चुकी है, ऑपरेशन सिंदूर से पहले। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उसमें हमारे पास कुछ एग्रीमेंट्स दी गई है, जैसे आसियान इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो ये कब आती है आपकी? 2010 में आती है। इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे एग्रीमेंट 2002 में होती है। ये ध्यान रखिएगा, ये आसियान के साथ हमारे संबंध अच्छे हो रहे थे, उसके संबंध में, जिससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो व्यापार बढ़ेगा और रिश्ते अच्छे होंगे, लुकिस्ट पॉलिसी के तहत। फिर इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट ये 2015 में होती है। हालांकि इसकी बातें जो होती है 1984 के आसपास चल रही थी, लेकिन ये साइन कब होती है आपके? 2015 में होती है। ठीक है, इंडिया मॉरिशस कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट 2021 में प्रभाव में आती है, और 21 में ये होती भी है। राइट, इसके अलावा हमारे पास काफी सारी एग्रीमेंट्स है, काफी सारी और चीजें हैं जो कि हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आपका लाहौर डिक्लेरेशन कब आया था? तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में है ये, जब हमने न्यूक्लियर वेपन को एक्सप्लोड किया था 1998 में। उसके बाद हमने लाहौर डिक्लेरेशन को साइन किया था, फिर उसके बाद हमारा कारगिल वॉर शुरू हो गया था 1999 में ही। ठीक है, आगरा समिट हमारी हुई थी 2001 में, और उसके बाद हमारा सीधा पार्लियामेंट पर अटैक हो गया था। तो ये सारी चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। इंडिया यूएसए के बीच में सिविल न्यूक्लियर डील आपकी 2005 से 7 के बीच में हुई थी, और 2008 में प्रभाव में आई थी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें कुछ हमारे पास कुछ ऑपरेशंस दिए गए हैं, कुछ स्ट्राइक्स दी गई है। तो सर्जिकल स्ट्राइक आपकी उरी अटैक के बाद होती है, कब होती है? 2016 में होती है, 28 से 29 सितंबर। ठीक है, बालाकोट बालाकोट एयर स्ट्राइक आपकी कब होती है? तो 2019 में होती है। अब देखो 2019 में आपका एक और डेट दी गई है, लेकिन ध्यान रखिएगा 14 फरवरी को आपका पुलवामा में अटैक हुआ था, उसके 12-13 दिन बाद आपका अटैक होता है, आपका एयर स्ट्राइक। तो इसका हो जाएगा ऑपरेशन सनराइज, ये इंडिया म्यांमार का था, ऑपरेशन चलाया गया था, मिलिट्री ऑपरेशन इंसर्जेंसी वगैरह खत्म करने के लिए। तो आपका फरवरी से जून, काफी लंबे चलते ऑपरेशन। ऑपरेशन मेघदूत, यह आपका 1984 का है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका ऑपरेशन ब्लू स्टार था, यह आपका 1984 की ही बात है आपकी, जब गोल्डन टेम्पल को वो किया गया था, टेररिस्ट से मुक्त किया गया था। इसके अलावा अलग अलग समय पर अलग अलग ऑपरेशन चलते रहे हैं, अलग अलग चीजें सामने आती रही है। आगे कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज का जिक्र हमें देखने को मिलता है, जहां पर जैसे युद्ध अभ्यास हमारा यूएसए के साथ मिलकर हुआ था 2004 के बाद, ये चल ही रहा है। सिम्बैक्स है आपका, सिंगापुर के साथ किया था हमने। और टाइगर ट्रम्प जो आपका, ये यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, और आपका हरिमाऊ शक्ति, ये आपका मलेशिया के साथ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फ्रांस के साथ भी हमने काफी सारी एक्सरसाइज वगैरह की है, जैसे वरुण नेवी एक्सरसाइज है आपकी ये। जो स्टूडेंट्स जून 2026 यूजीसी नेट की तैयारी करेंगे, जो उसके लिए प्रिपेयर करेंगे, तो हमारा यूजीसी नेट पेपर 1 और यूजीसी नेट पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के कोर्स लॉन्च होने जा रहे हैं, जहां पर दोनों की ही जो कीमत रहेंगी, आपके प्राइस रहेंगे 999 रहेंगे, 999 रहेंगे ओनली। राइट, तो आप जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन पर चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम के लिंक मिलेंगे, जहां पर पेपर 1 और पेपर 2 के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं, तो आप जाकर चेक कर सकते हो। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ युद्ध दिए गए हैं, मुख्य रूप से कोल्ड वॉर के दौरान के ही हैं। तो कोरियन वॉर, जहां पर नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर हमला कर दिया था, कब हुआ था ये आपका? तो 1950 से 1953 के बीच में हुआ था। वियतनाम वॉर आपकी, जहां पर यूएसए नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट आ गया था मैदान पर, तो ये 65-75 के बीच में हुआ था। हालांकि इसकी शुरुआत तो 55 से ही हो जाती है, लेकिन ठीक है, 65-75 के बीच में हुआ था।
गल्फ वॉर की बात करें, जहां पर इराक ने कुवैत पर हमला किया था, वो तो बाद में यूएसए ने इराक को बाहर निकाला था। तो ये कब की बात है? 1991 की बात है। सोवियत ने अफगानिस्तान पर हमला किया था, इन्वेड किया था, तो ये था आपका 79 में किया था, 89 तक वो रहा था। फिर उसके बाद तालिबान और अलकायदा के साथ यूएसए ने मिलकर उनको हटा दिया था यहाँ से। फिर इसके बाद आपकी कोल्ड वॉर खत्म हो ही जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट इवेंट्स की, तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आपका होता है 1962 में। बर्लिन वॉर आपकी गिर जाती है, वो आपकी 1989 में होती है। सोवियत यूनियन का विखंडन आपका 1991 में होता है। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। तो इस वीडियो में 10 क्वेश्चंस हमको डिस्कस करने थे। ये जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए एक प्रकार से थीम है। अगर आप इन थीम पर आधारित पढ़ोगे तो जरूर से आपको 3-4 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे फॉरेन पॉलिसी से।